नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो पैसे के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। किताब है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आमतौर पर पैसे की किताबें हमें बताती हैं कि क्या करना है, मतलब कौन सा स्टॉक खरीदें, कहाँ निवेश करें। बिल्कुल। लेकिन ये किताब इस बात पर ध्यान देती है कि हम पैसे से जुड़े फैसले क्यों लेते हैं। ये कहती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, ये दिमाग का खेल है और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, हाउसल का जो मूल विचार है वो ये है कि वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितने होशियार हैं। अच्छा। और इस बात पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। मतलब एक जीनियस भी लालच या डर के कारण कंगाल हो सकता है, और वहीं एक साधारण इंसान सिर्फ अनुशासन से करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही दो ऐसी कहानियों से होती हैं जो इस बात को एकदम साफ कर देती हैं। हाँ, वो कहानियां तो कमाल की हैं। एक तरफ एक बहुत ही अमीर टेक एग्जीक्यूटिव है जो अपनी दौलत का इतना दिखावा करता था कि हाँ, मैंने पढ़ा था, सोने के सिक्के समुद्र में फेंकता था। वही, और आखिर में वो दिवालिया हो गया। और दूसरी तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार जिन्होंने चुपचाप अपनी छोटी सी कमाई से ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उन्होंने $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। यही तो साइकोलॉजी है। एक ने पैसा कमाया और उड़ा दिया, दूसरे ने पैसा बनाया और उसे काम पे लगाए रखा। सही बात है। ये किताब मतलब हर उस इंसान के लिए है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। किताब का जो पहला बड़ा आइडिया है वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी पागल नहीं है। इसका असल में क्या मतलब है? क्या ये सचमुच कह रहे हैं कि पैसे को लेकर हर फैसला सही होता है? नहीं, ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। हाउसल का कहना है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले सिर्फ क्या कहते हैं एक्सेल शीट से नहीं लिए जाते। वे हमारी परवरिश, हमारे अनुभव और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इन सब से प्रभावित होते हैं। इसलिए जो फैसला मेरे लिए पागलपन हो सकता है वो आपके अनुभव के हिसाब से पूरी तरह तर्कसंगत हो सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 2008 की आर्थिक मंदी में अपने परिवार को अपना घर खोते हुए देखा हो। उसके लिए शेयर बाजार एक खतरनाक जुए जैसा हो सकता है। वो शायद अपना सारा पैसा बैंक में रखना पसंद करेगा, भले ही उसे बहुत कम ब्याज मिले। और एक फाइनेंशियल प्लानर उसे कहेगा कि ये गलत है। बिल्कुल। लेकिन उस व्यक्ति के अनुभव के हिसाब से सुरक्षा कमाना रिटर्न कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो अपनी जगह सही है। मैं आपकी बात समझता हूँ। किताब में एक और उदाहरण है लॉटरी टिकट का, कि कम आय वाला व्यक्ति अगर लॉटरी टिकट खरीदता है तो वो सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं कर रहा। हाँ, वो अपने लिए उम्मीद का एक पल खरीद रहा है। लेकिन क्या ये खतरनाक ढलान भी नहीं है? कहीं ये मानसिकता लोगों को असल बचत और निवेश से दूर तो नहीं कर रही, ये सोचकर कि एक दिन जैकपॉट लग जाएगा? आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये बिल्कुल एक खतरनाक ढलान हो सकती है। हाउसल ये नहीं कह रहे हैं कि लॉटरी टिकट खरीदना एक अच्छी वित्तीय रणनीति है। अच्छा। वो सिर्फ ये समझा रहे हैं कि उस व्यक्ति के नजरिए से ये फैसला क्यों लिया गया। वो अमीर बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं देख पा रहा, तो वो उस छोटी सी उम्मीद के लिए पैसे खर्च कर रहा है। मतलब ये हमें दूसरों को जज करने से रोकता है? बिल्कुल। हमें उनकी कहानी समझने की कोशिश करनी चाहिए, और शायद अपनी भी। हम सब अपने छोटे से व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पूरी दुनिया के बारे में राय बना लेते हैं। और यहीं पर हम एक और बड़ी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सी? भाग्य और जोखिम। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है किताब का। हम अक्सर अपनी सफलताओं का सारा श्रेय अपनी मेहनत को दे देते हैं और असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हाँ, लेकिन किताब कहती है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में है। हर नतीजे में मेहनत, भाग्य और जोखिम तीनों का मिश्रण होता है। बिल गेट्स की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो तो है। वो बहुत होशियार थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में गए जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। ये तो 10 लाख में एक वाला मौका था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा भाग्य। और उसी कहानी का दूसरा पहलू है जोखिम। उनके दोस्त केंट एवंस? सही, वो भी उतने ही होशियार और कंप्यूटर के शौकीन थे। दोनों साथ में माइक्रोसॉफ्ट बनाने के सपने देखते थे। लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये 10 लाख में एक वाला जोखिम था। एक ही कहानी, एक ही मेहनत, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। और ये हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली, जब आप सफल हों तो विनम्र रहें। मानिए कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, भाग्य का भी हाथ था। और दूसरी, जब आप असफल हों तो खुद पर मेहरबान रहें। हाँ,
समझिए कि हो सकता है आपने कोई गलती ना की हो, आप सिर्फ जोखिम के शिकार हुए हों। ये नजरिया आपको अहंकार और निराशा दोनों से बचाता है। और जब हम अहंकार में आ जाते हैं तो शायद हम और ज्यादा की दौड़ में फंस जाते हैं। और यहीं से किताब का अगला बड़ा आइडिया आता है, कभी पर्याप्त नहीं। हाँ, और ये किताब की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। जब अमीर और शक्तिशाली लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं तो हम सोचते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। उनके पास तो पहले से ही सब कुछ था। इसका जवाब है सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होता ही है, और अगर आप अपनी तुलना उससे करने लगें तो आपके लिए कभी कुछ पर्याप्त नहीं होगा। गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहेगा। बिल्कुल। किताब में रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन क्या ये हम जैसे आम लोगों पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है, और आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा सच है। सोशल मीडिया एक तरह का गोल पोस्ट शिफ्टर है। सही कहा। हम अपने दोस्तों की विदेश यात्रा की तस्वीरें देखते हैं, किसी को नई कार खरीदते देखते हैं, और अचानक जो हमारे पास पर्याप्त था वो कम लगने लगता है। बर्नी मैडॉफ की कहानी तो अविश्वसनीय है। वो पहले से ही बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई। हाँ, पोंजी स्कीम मतलब एक ऐसा धोखा जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को झूठा रिटर्न दिया जाता है, और अंत में पूरा सिस्टम ढह जाता है। मैडॉफ ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था, उस चीज के लिए जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। ये पर्याप्त को परिभाषित न करने का नतीजा है। बिल्कुल। तो पर्याप्त की सीमा तय करना हमें उस दिखावे की दौड़ से बचाता है। और यहीं पर किताब अमीर होने और दौलतमंद होने में एक बड़ा फर्क बताती है ना? हाँ, और ये एक ऐसा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अमीर होना आपकी मौजूदा आय को दिखाता है। ये दिखाई देता है जैसे एक महंगी कार, एक बड़ा घर। हाँ, ये पैसा खर्च करने से दिखता है। लेकिन दौलतमंद होना वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। ये अदृश्य है, ये आपकी बचत है, आपके निवेश हैं। मुझे याद है कॉलेज में एक दोस्त था जो हमेशा सबसे महंगे फोन और कपड़े इस्तेमाल करता था, लेकिन महीने के आखिर में हमेशा उधार मांगता था। बाहर से वो अमीर लगता था, पर असल में वो दौलतमंद नहीं था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हम अक्सर अमीर दिखने के चक्कर में दौलतमंद बनने का मौका गंवा देते हैं। सही बात है। जब हम किसी को फरारी चलाते देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना पसंद करते। हम कार की तारीफ करते हैं, उस इंसान की नहीं। बिल्कुल। असली दौलत का मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि आज़ादी हासिल करना है। असली दौलत वो है जो आपको रात में ये सोचकर शांति से सोने दे कि अगर कल कुछ हो गया तो आप सड़क पर नहीं आ जाएंगे। आपने आज़ादी की बात की। मुझे लगता है कि ये किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। पैसे का असली फायदा क्या है? हाउस के लिए पैसे का सबसे बड़ा फायदा अपने समय और जीवन पर नियंत्रण हासिल करना है। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, सुबह उठकर ये महसूस करना कि मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जहां मैं चाहता हूँ और जिसके साथ मैं चाहता हूँ। यही असली दौलत है। महंगी चीजें आपको एक पल की खुशी दे सकती हैं, लेकिन अपने समय का मालिक होना आपको स्थायी संतुष्टि देता है। तो इसका मतलब है कि बचत का लक्ष्य सिर्फ रिटायरमेंट या कोई बड़ी खरीदारी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लिए समय और विकल्प खरीदना होना चाहिए। बिल्कुल। हर बचाया हुआ रुपया आपको भविष्य में थोड़ी सी स्वतंत्रता खरीद कर देता है। ये आपको एक खराब बॉस को ना कहने की ताकत देता है, या नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करने का मौका। हाँ, या अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का विकल्प। पैसा आपको समय खरीद कर दे सकता है, और समय ही वो चीज है जो सीमित है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ सबसे शक्तिशाली बातें जो याद रखने लायक हैं। पहली, आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। दूसरी, भाग्य और जोखिम को स्वीकार करें और विनम्र बनें। तीसरी, अपनी पर्याप्त की सीमा तय करें, नहीं तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। और आखिरी, याद रखें कि असली दौलत स्वतंत्रता है, अपने समय पर पूरा नियंत्रण। और अगर इस चर्चा से कुछ व्यवहारिक सीख घर ले जानी हो तो मैं 4 चीजों पर जोर दूंगी। बताइए। पहली, विनम्रता अपनाएं। अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद को ना दें और अपनी असफलता के लिए खुद को पूरी तरह दोष न दें। दूसरी सीख शायद ये होगी कि दिखावे से बचें। दौलतमंद बनने पर ध्यान दें, अमीर दिखने पर नहीं। मन की शांति किसी भी महंगी कार से ज्यादा कीमती है ना? बिल्कुल सही।
और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, गलतियों के लिए जगह बनाएं। अपने वित्तीय जीवन को इतना टाइट ना बनाएं कि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर दे। एक सुरक्षा कवच, जैसे कि इमरजेंसी फंड। हाँ, ये हमेशा जरूरी है। ये आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाता है और आपको बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहने की हिम्मत देता है। और आखिरी सीख, लंबे समय तक टिके रहें। बिल्कुल। सबसे ज्यादा दौलत सबसे अच्छे रिटर्न से नहीं बनती, बल्कि लगातार लंबे समय तक औसत रिटर्न कमाने से बनती है। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए। तो खेल में बने रहना ही जीतने की सबसे अच्छी रणनीति है। बिल्कुल। इन सिद्धांतों को अपनाने से कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता, लेकिन इनसे एक मजबूत, लचीला और अंत में एक स्वतंत्र वित्तीय जीवन जरूर बनता है। अंत में ये किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है, भावनाएं हैं और हमारी अपनी व्यक्तिगत कहानियां हैं। तो हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, पैसे को लेकर आपकी अपनी कहानी क्या है? और क्या वो कहानी आपको उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं?